थर्मल एक्सपेंशन क्लास नंबर 3। क्लास की स्टार्टिंग में क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि एक रॉड है, इसका अपना लेंथ L1 है, इसका अपना लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 है। एक सेकेंड नंबर रॉड है ये, इसकी अपनी लेंथ L2 है और इसका अपना एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 2 है। हीटिंग यानी कि एक्सपेंशन जब हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी जो लेंथ का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। व्हेन थर्मल एक्सपेंशन टेक प्लेस, thermal expansion take place, then difference of length of rod remains same, then find the condition। अगर ऐसी बात हो जैसा इन्होंने कहा है तो उस कंडीशन को फाइंड आउट करना है, मैथमेटिकल कंडीशन को। मतलब सपोज कर लो कि मैंने तुमको एक मार्कर दे दिया और साथ में एक पेन दे दिया और कहा कि अभी इन दोनों की जो लेंथ का डिफरेंस है वो 20 है। फिर थर्मल एक्सपेंशन हुआ, अभी भी डिफरेंस ऑफ लेंथ कितना है, 20 है। फिर और एक्सपेंशन हुआ, अभी भी डिफरेंस ऑफ लेंथ कितना है, 20 है। तो वो कंडीशंस बतानी कि अगर ऐसा हो तो सिचुएशन क्या रही होगी। कोई अगर फार्मूला या मैथमेटिकल रिलेशन अगर आता है तो आपको बताना कि वो क्या रहा होगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो न्यूमेरिकल की दुनिया में आंसर नहीं, कंसेप्ट के नाम से फेमस है। L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, ये आंसर है। चलो सॉल्व किया जाए, ध्यान दें इधर। ये जो गिवन है तो पहले ज़रा गिवन को संभाल लेते हैं कि हमारे पास में जो रॉड है वो L1 लेंथ की है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 है। हमारे पास में जो रॉड है वो L2 लेंथ की है और अल्फा 2 इसका कोफिशिएंट है। अच्छा, इनिशियल का टेम्परेचर ना दिया जाए ना तो ऑलवेज कंसीडर 0। तो हमने कहा कि भाई ये सारा का सारा मामला जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ज़रा सा चेंज इन लेंथ निकालें। तो चेंज इन लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कोई अगर T मानता तो कोई समस्या नहीं है, बट हम लोग क्यों पंगा लें। इनिशियल टेम्परेचर नहीं दे रहे हो तो हम क्या मानेंगे, 0। तो चेंज इन लेंथ निकाला जाए तो L2 माइनस L1 इक्वेशन 1। ठीक, अब हमने कहा कि अब टेम्परेचर T हो गया। नाउ टेम्परेचर इज T। तो अगर टेम्परेचर T हो गया तो L1 वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी। देखो मैं लिखता हूं L न्यू, तो हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा 1 और T। डेल्टा T की जगह पे क्या लिखोगे, T माइनस 0, तो T ही रहेगा। और दूसरे वाले की लेंथ मान लेते हैं कि इस रॉड का नाम है A और इस वाली रॉड का नाम क्या है, B। तो ये हमने फॉर रॉड A लिख दिया, नई वाली लेंथ। फॉर रॉड B लिख देते हैं जरा सा। चलो अब जब A और B आ गया तो इसको LA कह लिया और इसको L से LB कह दिया। ठीक है, क्लियर है ना ये बात। तो ये आ जाएगा L2 1 प्लस अल्फा 2 T। अब जरा चेंज इन लेंथ निकालें। तो चेंज इन लेंथ तो ये आ जाएगा LB माइनस का LA, तो L2 1 प्लस अल्फा 2T और L1
1 प्लस अल्फ़ा 1t, तो L2 प्लस L2 अल्फ़ा 2t L1 माइनस L1 अल्फ़ा 1t। नेगेटिव अंदर जा रहा है भाई, साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना। तो अब जो चेंज इन लेंथ आ रहा है, ये चेंज इन लेंथ एट t डिग्री सेल्सियस, तो वो आया कितना, L2 माइनस L1 और प्लस t L2 अल्फ़ा 2 माइनस का L1। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि चेंज इन लेंथ कैसा रहता है, सेम, तो सेम कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू है कांस्टेंट, तो मतलब सेम कर दिया जाए। ये है L2 माइनस L1, उधर क्या है L2 माइनस L1 और प्लस t L2 अल्फ़ा 2 t L2 अल्फ़ा 2 और माइनस का L1 अल्फ़ा 1। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू t L2 अल्फ़ा 2 L1 अल्फ़ा 1। टेम्परेचर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लिया जाए, t L2 अल्फ़ा 2 माइनस L1 अल्फ़ा 1 बराबर 0। तो t नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी, ब्रैकेट को देनी पड़ेगी। तो क्या निकला, L2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू L1। ठीक, इस पूरी कहानी को बोलते हैं कंपनसेटेड एक्सपेंशन। कंपनसेट हो जाना, कंपनसेट हो गया ना, कि जितना इसने चेंज किया उतना ही चेंज उसने किया, इस तरीके से डिफरेंस क्या रखा उसने, सेम रखा, तो कंपनसेट हो जाना। इस पूरी प्रोसेसिंग को कंपनसेट एक्सपेंशन कहा जाता है, कि किस तरीके से दोनों रॉड लेंथ को कंपनसेट ऐसे कर रही हैं कि डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। तो अगला जो क्वेश्चन है थर्मल एक्सपेंशन का, उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी का रोल है, इलास्टिसिटी। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ वी चेक, या फिर कह सकते हो कंपेयर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला मटेरियल अच्छा इलास्टिक है और ये वाला मटेरियल खराब इलास्टिक है। एक तो रफ आइडिया हो गया जो आंसर दिया गया, मोर डिफॉर्मिंग फोर्स, मोर डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब ज्यादा इलास्टिक, मोर इलास्टिक। आपने नोटिस किया कि गैस में तो फूंक मारेंगे इलास्टिक बिहेवियर आ जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ये गैस का है, गैस को हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस हो गई बहुत आसानी से। लेकिन एक सॉलिड की स्टील की बनी हुई बॉल थी, उसको उतने एफर्ट से कंप्रेस किया, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो पता चल गया कि यार इसमें डिफॉर्मेशन, जो स्टील का बॉल मेरे पास है उसमें डिफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए एज़ कम्पेयर टू गैस। तो इलास्टिक के मामले में गैस आपका सुपर हो गया, नहीं, इलास्टिक के मामले में स्टील सुपर हो गया और गैस आपका पुअर हो गया। ठीक है ना। तो ये तो रफ आइडिया है कि ज़्यादा जिसमें डिफॉर्मेशन मतलब शकल बदलना, रूप बदल लेना, फॉर्म मतलब शकल सूरत, डिफॉर्म मतलब उसको बिगाड़ देना। तो जिसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन लगाना पड़े वो आपका अच्छा इलास्टिक है। एक ही, अब सारे के सारे फीचर्स फिर सेम रखो। जैसे अगर आपने एक क्यूब लिया जिसकी की डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, तो एक क्यूब स्टील का है, दूसरा कॉपर का है, तीसरा आपका सिल्वर का है। ऑल द डायमेंशन शुड बी 1 and 1 and 1। अब हमने 2 न्यूटन का एफर्ट्स लगाया, तो 2 न्यूटन के एफर्ट्स लगाने से पता चला कि उसने डिफॉर्मेशन सिल्वर ने किया, बाकी लोगों ने नहीं किया।
तो ये पक्का हो गया कि ये दोनों लोग सिल्वर से क्या ज़्यादा इलास्टिक हैं। ऐसे कंपेयर करते जाएंगे, जहाँ ज़्यादा आपको डिफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा वो अच्छा इलास्टिक है। और तरीका क्या होता है? एक तरीका आपका और होता है, कैलकुलेट इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट या नो द इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट में एक है कैपिटल वाई जिसका नाम है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस। एक है हमारे पास में कैपिटल बी, इसका नाम है बल्क मॉडुलस। एक है हमारे पास में ईटा, रिजिड मॉडुलस। तो अभी हम इनकी बात नहीं करते। जो यंग मॉडुलस है ये लंबाई वाले लोगों के लिए है, फॉर लीनियर मटेरियल। लंबाई वाले अगर ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ हैं और हमसे ये कहा गया है जरा बताना इसमें से इलास्टिसिटी खराब किसकी अच्छी किसकी है, तो अगर मुझे सबके यंग मॉडुलस पता चल जाए तो जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा वो अच्छा इलास्टिक है और जिसका यंग मॉडुलस कम वो खराब इलास्टिक है। ठीक है ना? और जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट हैं वो निकाले कैसे जाते हैं? तो इलास्टिक कांस्टेंट निकालने का जो यूनिफॉर्म तरीका है वो ये है, इलास्टिक कांस्टेंट बराबर होता है स्ट्रेस और अपॉन में स्ट्रेन। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज अपॉन इनिशियल। यहां पर एक चीज आपको और बता दें, जैसे प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस बराबर क्या लिखा है? फोर्स अपॉन एरिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रेशर की कहानी में जो फोर्स होता है ना वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। ये प्रेशर के कहानी में ये कंडीशन है, यानी कि प्रेशर का सही फार्मूला है प्रेशर बराबर फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया अपॉन में एरिया। लेकिन स्ट्रेस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अब देखना भाई, एक सिचुएशन आपके सामने दिखाते हैं। ये आपकी कॉपी है और अभी हमने देखो फोर्स लगा दिया, तो जो फोर्स हमने लगाया वो एरिया के क्या परपेंडिकुलर है? नहीं। ठीक है ना? तो स्ट्रेस की सिचुएशन में फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स है और एरिया है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि फोर्स को एरिया से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है तो क्या बन जाएगा? प्रेशर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अब स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज अपॉन इनिशियल। तो वापस चलते हैं, यंग मॉडुलस केवल किसकी बात करेगा? लेंथ की बात करेगा, उन लोगों की बात करें जिसमें लंबाई है। तो यहां से इलास्टिक कांस्टेंट का नाम है यंग मॉडुलस। फोर्स माने F, एरिया माने A, चेंज का मतलब क्या होगा? चेंज इन लेंथ, और इनिशियल का मतलब क्या होगा? इनिशियल लेंथ। तो यहां से आ जाएगा y डेल्टा L बाई एल इज इक्वल टू F बाई A। तो यहां से आ गया F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा L बाई एल। ये वो फोर्स आ गया जो डिफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है? तो जो थर्मल एक्सपेंशन का सवाल है उसमें यंग मॉडुलस आने वाला है, उसमें स्ट्रेस आने वाला है, स्ट्रेन आने वाला है, और टॉपिक का नाम है थर्मल स्ट्रेस। तो हेडिंग डालो थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस। तो तुम्हें पता हो गया कि स्ट्रेस की बातें तब होती हैं जब डिफॉर्मेशंस होते हैं। तो अगर कोई डिफॉर्मेशन थर्मल की वजह से हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, तो वहां पर जो सपोर्टिंग स्ट्रेस होगा दैट इज कॉल्ड द थर्मल स्ट्रेस। ध्यान दो, इधर वापस देखो, ये स्ट्रेस क्या करेगा? डिफॉर्मेशन करेगा।
और स्ट्रेन क्या डिफॉर्म होगा, एरिया डिफॉर्म होगा, तो स्ट्रेन का नाम हो जाएगा एरिया वाला स्ट्रेन। लेंथ में डिफॉर्मेशन होगा तो लेंथ वाला स्ट्रेन, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन होगा तो वॉल्यूम वाला स्ट्रेन। तो अब थर्मल स्ट्रेस, तो जब कोई स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेस का एग्जाम्पल कहां से लाओगे, तो देखो सिचुएशन को समझो। आपने क्या किया है कि एक रॉड को दो सपोर्ट के बीच में क्लैंप करवा दिया। दीवार मान लो ये आपके पास में रॉड है मेटल की बनी हुई, और आपने इसको जो है दो दीवारों के बीच में, एक दीवार ये है सपोर्ट और एक दीवार ये है, और दोनों दीवारों के बीच की दूरी सपोज कर लो कि r है। अब तुमने इसको थर्मल एक्सपेंशन में डाल दिया रॉड को, तो क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन रॉड की लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, तो जो सपोर्ट है वो क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो सपोर्ट ने ताकत क्यों लगाई, सपोर्ट रॉड को क्यों दबा रहा है, क्योंकि थर्मल ने एक्सपेंशन किया है। तो इस थर्मल एक्सपेंशन से यानी कि रूप बिगड़ना चाहता है, डिफॉर्मेशन होना चाहता है, और सपोर्ट उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये जो स्ट्रेस सिचुएशन है, ये क्या सिचुएशन है, थर्मल स्ट्रेस हो गया। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। तो हेडिंग है थर्मल स्ट्रेस, और इसको लिखो भाई, when deformation ब्रैकेट में लिख दो स्ट्रेस, when deformation ब्रैकेट में स्ट्रेस arises due to when deformation ब्रैकेट में स्ट्रेस arises due to thermal expansion then it is called thermal stress. It is called thermal stress. थर्मल स्ट्रेस क्लियर है ना। स्ट्रेस तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि स्ट्रेस का क्या मतलब होता है। देखो आपको क्या स्ट्रेस होगा, अपने आप तो नहीं होगा, किसी की वजह से होगा। नहीं, जैसे हेडेक की बात हो रही, मुझे इससे परेशानी हो रही है, सपोज कर लो कि मेरी गाड़ी में किसी टक्कर मार दी, स्ट्रेस आ गया है, नुकसान हो गया, स्ट्रेस आ गया। तो ये हमेशा एक्सटर्नल फीचर्स है। वही बात यहां पर भी हो रही है कि अगर स्ट्रेस आया है बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, जो भी वहां पे चेंजेस आ रहे हैं वो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, थर्मल एक्सपेंशन। तो हम सपोर्टिंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। अब यहां पर आप देखिए सिचुएशन में जो मैंने तैयार की है, यहां पर एक रॉड आप देख पा रहे हैं जिसकी की लेंथ L है, ये रही लेंथ L इसके, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। तो अब हमने लेंथ L ले ली, तो दीवारों के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, L होगी। अब यहां पे थर्मल एक्सपेंशन होना चाहता है, तो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहता है तो हमने जो है थर्मल एक्सपेंशन के फीचर्स लिखे कि भाई थर्मल एक्सपेंशन की चाहत ये है कि रॉड की लेंथ L से बदल के क्या हो जाए, L प्लस डेल्टा L हो जाए। तो थर्मल एक्सपेंशन चाहता तो ये है, ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग। जो सपोर्टिंग बात बताई गई वो सुनने के लिए थी यार, ये यंग मॉडुलस सब ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ना चाहोगे अभी। थर्मल स्ट्रेस एक्सपेंशन करना चाहता है, यानी अब जो रॉड की लेंथ है वो क्या हो जाना चाहती है, L प्लस डेल्टा L हो जाना चाहती है। ये थर्मल एक्सपेंशन का जो है उससे पूछोगे तो यही वो चाहता है। तो आपके पास फार्मूला है भाई क्या, L इज इक्वल टू L0 1 प्लस
अल्फा डेल्टा टी। L0 पहले कितनी लेंथ थी? L थी। अब कितनी लेंथ है? L प्लस डेल्टा L। ठीक है। और 1 प्लस अल्फा, अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो तो हम इनिशियल का टेम्परेचर क्या लेते हैं? 0। कोई ऐसी बाउंडेशन, लेकिन फिर क्यों पंगा लेना? जब इनिशियल के बारे में कुछ नहीं देते हो तो 0 लेकर के अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो इनिशियल का टेम्परेचर हो जाएगा 0, तो यह T रह जाएगा, क्योंकि डेल्टा T का मतलब है T माइनस T0, और T को मैंने T लिया है, T0 को 0 लिया है। तो ये आ जाएगा L प्लस डेल्टा L इज इक्वल टू L प्लस L अल्फा T। L से L कैंसिल हो गया, तो ये आया चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ ये इक्वेशन 1। ऐसा कर लेते हैं, इसको उसी तरह से रखना चाह रहे हैं जिस तरीके से वो हमें दिखाई देगा जनरली। तो ऐसा करते हैं, डेल्टा टी को अभी डेल्टा टी ही रहने देते हैं। ये डेल्टा टी ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये डेल्टा टी आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, क्या ये हो गया है? आंसर है नहीं भाई, ये होना चाहता लेकिन ये हो नहीं रहा। तो थर्मल स्ट्रेस ने, देखो थर्मल एक्सपेंशन इसको डेल्टा एल बढ़ाना चाहता है, तो थर्मल स्ट्रेस इसको क्या करेगा? डेल्टा एल दबा दे। ठीक, यही तो है ना। ये तो डेल्टा एल तुम्हारे एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट से आ गया। तो अब जो वहां सिचुएशंस होगी, रॉड ऐसे बढ़ना चाहेगी, तो तुरंत सपोर्ट के क्या होंगे? रिएक्शंस काम करेंगे, और वो रिएक्शंस इसको क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे। ना चेंज हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि ये जो एफर्ट्स है चेंज का, ये वाला जो एफर्ट चेंज का है वो एक्सपेंशन वाले के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उस वाले केस में पहुंचे भैया, तो यहां से आ गया इक्वेशन 1। अब उस वाले केस में पहुंचे तो ये यहां से आई, या एक स्टेप पीछे से, कि यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये होता है भाई, फार्मूला ये आया। और यहां से हमको मिल गया, ये सीधे रिजल्ट आपके पास आया, यहां से हमको मिल गया डेल्टा एल इज इक्वल टू, डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। मान लेते हैं कि थर्मल स्ट्रेस से होने वाला चेंज इन लेंथ डेल्टा एल स्टार है। सब लोग समझे इस चीज को? डेल्टा एल स्टार भाई, अभी जो तुमने किया है वो तो एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो एक्सपेंशन से होने वाला जो लेंथ का चेंज है वो क्या? डेल्टा एल। और स्ट्रेस तो इसको कहेगा कि हम तुमको बढ़ने नहीं देंगे, तो तुम सपोज कर रहे हो कि वो बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया, तो उसी कंडीशन पे वापस आने के लिए थर्मल स्ट्रेस क्या करेगा? इसको रोकेगा। तो थर्मल स्ट्रेस ने जो लंबाई में चेंज किया है वो कितना है? डेल्टा एल स्टार। तो यहां से डेल्टा एल स्टार निकालो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ वाई ए एफ एल अपॉन, हाँ सही कह रहे हो, एफ एल अपॉन वाई ए। इनिशियल लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, वो तो वही रहेगी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब अगर सब कुछ सही रहा है, यानी कि एक्सपेंशन को इसने जो है कैंसिल कर दिया है, तो डेल्टा एल स्टार शुड बी कैंसिल्ड बाय डेल्टा एल एक्सपेंशन। यही तो होना चाहिए। बोलो भाई, ये डेल्टा एल क्या है? इंक्रीज इन लेंथ, और डेल्टा एल स्टार क्या है? डिक्रीज इन लेंथ। तो अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज हो जाए ना, तभी तो सिचुएशन मैनेज रहेगी। तो बराबर कर दिया मैंने। तो डेल्टा एल स्टार की वैल्यू क्या है? एफ एल अपॉन वाई ए, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? एल अल्फा डेल्टा टी। यहां पे इस्तेमाल हो गया है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस लाइन को मैंने कब कैसे लिखा होगा? व्हेन इक्विलिब्रियम टेक प्लेस। अगर आप ये कहते हो कि सब कुछ वैसे ही बना रहा है, कुछ भी बदला नहीं है, तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं एल से एल कैंसिल हो गया, तो एफ इज इक्वल टू आ गया वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो इस एफ को
थर्मल फोर्स, स्ट्रेस फोर्स कहा जाएगा। F के साथ A ले जाओ तो Y अल्फा डेल्टा T, तो F अपॉन A को क्या बोला जाएगा? थर्मल स्ट्रेस। ठीक है ना, क्लियर? तो आपको मैं सीक्वेंस बता दूं आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप ये वाला पार्ट करोगे इक्वेशन 1 तक, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट करोगे इक्वेशन 2 तक, उसके बाद फिर आप ये वाला पार्ट करोगे फाइनल रिजल्ट तक। नोट लिखो भाई आप। कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, नोट में लिखिए आप, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर ब्रैकेट में T और साथ में ये C फॉर कैलिब्रेट। कैलिब्रेटेड टेम्परेचर ब्रैकेट में TC इज सच स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इज सच स्टैंडर्ड टेम्परेचर at which true value of a given object ब्रैकेट में बॉडी, ट्रू वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में बॉडी become equal to its measured value, become equal to its measured value ब्रैकेट में स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग ब्रैकेट क्लोज, by using scale, by using scale। जो लिखा हुआ है पढ़ के देख लें एक बार। कैलिब्रेटेड टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की जो ट्रू वैल्यू है और उसी टेम्परेचर पर इसको निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू जब इसकी निकाली गई है विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस, तो दोनों आपस में क्या आती हैं? बराबर आती हैं। ठीक है, तो अगर तुम ये चाहते हो कि स्केल गड़बड़ ना करे तो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे होनी चाहिए, और अगर तुम ये चाहते हो कि बॉडी गड़बड़ ना करे तो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक गड़बड़ करेगा तो 101% दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। अभी जो तुमने सिचुएशन लिखी उसके हिसाब से क्या है? स्केल रीडिंग बराबर ट्रू वैल्यू, है ना? तो आप जो है ये डायग्राम बना लो, आप ये वाला डायग्राम बना लो आप। ये रही स्केल, ये रही बॉडी, TC मीन्स कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, ये लिखा है TV, TV माने ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज द स्केल रीडिंग SR। SR को MV भी लिखा जाता है, तो यहां पे आपने लिख दिया स्केल रीडिंग इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। स्केल रीडिंग SR का फुल फॉर्म है भैया, TV का फुल फॉर्म है ट्रू वैल्यू। स्केल रीडिंग का दूसरा नाम क्या है? मेजर्ड वैल्यू। तो ये सारा का सारा सिचुएशन कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पर है। अब हम मूव करते हैं सबसे पहले केस पर, जिसमें स्केल तो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पर ही है, लेकिन जो बॉडी है वो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पर नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर है। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सिचुएशंस को समझना, फिर जब डिस्कस हो जाए, समझ में आ जाए, तब फिर कॉपी करना। तो हम सारे केसेस अलग अलग रख के चलेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी
कि मुझे स्टैंडर्ड तो दिखाना ही पड़ेगा, कैलिब्रेटेड में क्या हालचाल है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये अपने पास में एक बॉडी है, एट टीसी है, टीसी माने कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, और इसके पास अपनी कोई ट्रू वैल्यू रही होगी। भाई अगर ये बॉडी लेंथ वाली है तो इसकी ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, लेंथ। अगर ये बॉडी किसी और चीज का मेजरमेंट कर रही है, एरिया है, तो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया। और ये रहा आपका स्केल जिसने इसको मेजर किया है। तो ये स्केल हो गया, ये भी टीसी पर ही है। स्केल में जो भी मार्किंग होगी, हम लेंथ का विजन लेके ही चल रहे हैं अब, तो सब मार्क लगे होंगे इसमें। याद रखो स्केल यहां खत्म हो रही है, लंबी सी लाइन, बॉडी यहां खत्म हो रही है, लंबी सी लाइन। तो अब सिचुएशन जरा देखिएगा, स्केल अभी भी टीसी पर ही है, स्केल एट टीसी, स्केल अभी भी कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पर ही है, लेकिन जो बॉडी है वो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से ऊपर है। ये है बॉडी एट टीसी, सॉरी एट ग्रेटर देन टीसी, ये बॉडी है। हमें और आपको चीजों को समझना है, इसलिए मान लेते हैं कि कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पर ये मार्किंग है 20 की, तो स्केल पर भी ये मार्किंग कितनी है, 20 की। अच्छा, क्योंकि स्केल तो अभी भी टीसी पर ही है, तो ये स्केल पर निशान ये अभी भी कितना होगा, 20 का ही होगा। लेकिन बॉडी का 20 यहां नहीं, अब यहां पहुंच गया है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अब तुम इस स्केल से पूछोगे कि बॉडी का जरा सा मेजरमेंट करो, तो स्केल कहेगा ये स्केल रीडिंग है भाई। अब स्केल रीडिंग ये है, ठीक है, जबकि ट्रू वैल्यू ये है। तो ध्यान से आप देखो, अब जो स्केल रीडिंग आ रही है वो 20 से ज्यादा आएगी, जबकि ट्रू वैल्यू कितनी थी, 20। तो समझ में आ गया कि अब जो स्केल रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है। तो यहां पर आपने लिखा कि नाउ स्केल रीडिंग ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। एक तो थ्योरी के क्वेश्चंस का आंसर ये रह हो गया, मतलब आपकी सिचुएशन में क्वेश्चन अगर सेट होता है कि व्हाट हैपन इफ स्केल इज एट टीसी बट द बॉडी इज ग्रेटर देन टीसी, देन यू से इन दिस सिचुएशन स्केल रीडिंग ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। क्लियर ये बात? अच्छा, ये जो है तुम्हारे बॉडी की इनिशियल है लेंथ, इसी इनिशियल लेंथ का नाम क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो अब इस बॉडी की फाइनल लेंथ ये है, बोलो भाई, इस फाइनल लेंथ का नाम क्या है, स्केल रीडिंग। तो जरा देखो कितनी होगी भाई, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, तो होगी क्या, ब्रैकेट में वो फार्मूला देखो, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही तो होगा। तो वही लिख रहा हूं मैं, L का मतलब है ट्रू वैल्यू, L का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू। ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा बॉडी का, एक्सपेंशन किस में होगा, बॉडी में, एंड दैट इज वाई अल्फा बॉडी का, ठीक, और साथ में डेल्टा टी। यानी जो अब जो नया वाला SR है वो इसी के बराबर है ना। तो आप लिख रहे हैं कि SR इज इक्वल टू TV ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा बॉडी का और साथ में क्या हुआ, डेल्टा टी। कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। क्वेश्चन आएगा
कि फाइंड द स्केल रीडिंग when the scale is at the calibrated temperature but the body is greater than calibrated temperature। अब आपको कैलिब्रेटेड टेम्परेचर भी दिया जाएगा और कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से ज़्यादा का टेम्परेचर भी दिया जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा टी है उसका क्या मतलब होगा, टी माइनस टी सी, यही तो होगा भाई। मान लेते हैं कि आप लिखते हो यहाँ पर बॉडी एट ग्रेटर देन टी सी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा और बढ़िया करें कि बॉडी एट टेम्परेचर टी जो कि टीसी से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, तो वहां पे डेल्टा टी का मतलब टी माइनस टीसी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन निकाल लोगे तो एक केस लिखो आप जरा, केस नंबर 1 लिखो। बॉडी केस नंबर 1 होगा, बॉडी इज एट टेम्परेचर, बॉडी इज एट टेम्परेचर ब्रैकेट में कैपिटल टी ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन टीसी, बॉडी इज एट टेम्परेचर ब्रैकेट में कैपिटल टी ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन टीसी, लिख दिया, अंडरलाइन कर दो उस चीज को। एंड स्केल इज एट टेम्परेचर टीसी, एंड स्केल इज एट टेम्परेचर टीसी, देन तो अब ये डायग्राम बनाओ, सिचुएशन आपके साथ। केस नंबर 2 पर चलते हैं भाई। तो केस नंबर 2 आपको पूरा करना पड़ेगा, मुझे यहीं पे सेटिंग बना लेनी है थोड़ी थोड़ी। कैलिब्रेटेड टेम्परेचर के नज़ारे बोर्ड पर पहले से ही हैं, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर के नज़ारे बोर्ड पर पहले से ही हैं। स्केल टीसी पर है, बॉडी टीसी पर है। आपको समझाने के लिए मैंने सोच रखा है कि इस बॉडी की ट्रू वैल्यू 20 है, तो देखो स्केल रीडिंग भी 20 देगी। अब क्या हुआ, बॉडी तो टीसी पर ही है, ये रही बॉडी एट टीसी, ट्रू वैल्यू के साथ होगी बॉडी तो, लेकिन जो स्केल है उसका टेम्परेचर कैलिब्रेटेड से ज्यादा है। स्केल खत्म यहां होती थी, अब थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा उसका। तो जो स्केल है इज एट टेम्परेचर T ग्रेटर देन TC। तो अब जरा यहां ध्यान दो, स्केल में ये निशान 20 पर था, तो एक्सपेंशन से ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, 20 तो यहां आ जाएगा, और 20 से कम वाला यहां से यहां पर आ जाएगा, 20 से कम। क्यों भाई? तो सपोज कर लो 20 से कम ये 15 है, तो अब तुम्हारी स्केल क्या बताएगी, सामने वाली बॉडी की जो लेंथ है वो कितनी है, 15, यानी अब जो स्केल रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से क्या है, कम है। ये क्लियर हुई बात? तो यहां पर ये आ गया कि अब जो स्केल रीडिंग है वो लेस देन हो जाएगी ट्रू वैल्यू। ठीक है, पक्का? ठीक है इतनी बात? अच्छा, अब ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग इधर ध्यान दें। तो भाई जो ट्रू वैल्यू है सिचुएशन के हिसाब से देखो, जो ट्रू वैल्यू है
वो बराबर होगी नई वाली स्केल रीडिंग। देखो ये क्या लिखा है 15, ये क्या है नई वाली स्केल रीडिंग, और ये सामने क्या है ट्रू वैल्यू। तो अब जो ट्रू वैल्यू है वो नई वाली स्केल रीडिंग के क्या है बराबर है। बोलो भाई ठीक। अच्छा भाई टीवी लिखा मैंने इज इक्वल टू नई वाली स्केल रीडिंग। तो स्केल रीडिंग अभी एक्सपेंशन किस में आया है स्केल में आया है। तो एक्सपेंशन जब हो जाता है तो हमारे पास फंडा ये होता है L बराबर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L नॉट क्या होता है ओल्ड, L क्या होता है न्यू। क्लियर। तो नई वाली स्केल रीडिंग को मैं लिख रहा हूं क्या ओल्ड वाली स्केल रीडिंग। तो ओल्ड वाली स्केल रीडिंग तो ये रही ना SR। बोलो भाई SR ओल्ड वाली। ब्रैकेट में 1 प्लस अब की बार एक्सपेंशन कौन कर रहा है स्केल, तो अल्फा स्केल का, और साथ में क्या डेल्टा टी। ये कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है पक्का। तो नोट करिए केस नंबर 2 डालिए पहले 2 लिखिए। स्केल इज एट टेम्परेचर कैपिटल T ग्रेटर देन TC। स्केल इज एट टेम्परेचर कैपिटल T greater than TC and body is at TC and body is at TC। बनाइए डायग्राम और पूरी बात लिख लीजिए आप। लिखिए क्वेश्चन। स्केल मेड at calibrated temperature 15 डिग्री सेल्सियस। स्केल मेड at calibrated temperature 15 डिग्री सेल्सियस फुल स्टॉप। नाउ द टेम्परेचर ऑफ स्केल बिकम now the temperature of scale become 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ द टेम्परेचर ऑफ स्केल बिकम 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ द टेम्परेचर ऑफ स्केल बिकम 27 डिग्री सेल्सियस फुल स्टॉप। फाइंड द एरर in measuring the length। find the error in measuring the length of rod। find the error in measuring the length of rod of length 60 centimeter 60। find the error in measuring the length of rod of length 60 सेंटीमीटर 60। और ब्रैकेट में अल्फा स्केल इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -5 SI पर डिग्री सेल्सियस लिख दो। अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा स्केल इज इक्वल टू 1.2 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। जल्दी से बताओ कैलिब्रेटेड किसका गड़बड़ हुआ है स्केल का, यानी क्वेश्चन इसी का है। अब क्वेश्चन इसका है कैलिब्रेटेड स्केल का गड़बड़ हो गया है, आपने ये पहचान लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपने यहां पर देख ली है। तो TC इज इक्वल टू कितना है 15। स्केल जो है इज
एट कैपिटल टी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि ग्रेटर देन है टीसी से 15। एक ही बात है, क्वेश्चन पहला है, आप चाहें तो मेरे साथ बोर्ड पे सॉल्व करा दें, फिर कॉपी कर लें, ठीक है। तो ये वाला फंडा लगेगा। अब देखो टीवी क्या है भैया, टीवी तो 60 है ना, पक्का। जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी दी, 60, एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू गिवन बाय द एक्सपर्ट। तो टीवी यहाँ पे 60 है, स्केल रीडिंग पता नहीं, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -5, और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी सीधे 12 लिख दें। तो यहाँ से एस आर आ गया 60 अपॉन 1 प्लस 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 12। अब ये सॉल्व करो भाई, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। 60 किस में दिया है, तो ठीक है ना, ये तो पर डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो अल्फा तुम्हारा पर डिग्री सेल्सियस है और डेल्टा टी भी डिग्री सेल्सियस कट गया, तो इस ब्रैकेट के पास तो कोई यूनिट रह ही नहीं गया, तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप सॉल्व करो और आंसर बताओ, इसको सॉल्व करो। कोई कैलकुलेशन अगर नहीं हो रही है, कैलकुलेटर आपको चाहिए तो हमें बताना। ये पूरा सॉल्व करके आता है 59.99। तो यार रॉड कह रहा है तो मेरी लेंथ कितनी है 60, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से ऊपर कौन पहुंचा है, स्केल। तो मुझे पता है कि स्केल रीडिंग ट्रू वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, देखो कम आ गई। तो एरर निकालने के लिए दोनों का क्या कर दोगे, डिफरेंस। अरे बोलो यार गलती कितने की, निकल आएगी ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और दे दें, वे यही रहेगा यार। तो केस नंबर 3 पर चलते हैं। बॉडी टीसी पर है, स्केल भी टीसी पर है, ये तो एक आइडियल कंडीशन है। ये रही बॉडी वाली लाइन, ये लीजिए बॉडी जो है, बॉडी is at temperature T greater than TC। ये रही स्केल वाली लाइन, स्केल is at temperature T ग्रेटर देन टीसी। स्टॉप राइटिंग ध्यान दें, स्टॉप राइटिंग। देखो ये पुराना वाला टीवी और ये पुराना वाला एसआर, तो यहां पर टीवी और यहां पर एसआर, ये दोनों बराबर है ना कैलिब्रेटेड पर। अब ये क्या है, नया वाला टीवी, अरे एक्सपेंशन हो चुका है ना। तो बॉडी, जैसे सपोज करो, जस्ट इमेजिन कि बॉडी की लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, मार्किंग अभी भी है, और कैलिब्रेटेड से ऊपर आने के बाद बोलेगा 20 से ज़्यादा है, तो ये नया वाला टीवी हो गया ना। और ये स्केल के ठीक सामने ये क्या हो गया, नया वाला एसआर। बोलो ये पक्का है ना, नया वाला टीवी नया वाला एसआर, ये सही है ना, दोनों को बराबर कर दो। अरे ये जो नया वाला एसआर है वो नए वाले टीवी के बराबर है ना। तो यहां लिखा तुमने न्यू एसआर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू न्यू टीवी ट्रू वैल्यू। अच्छा वो वाला फंडा फिर देखो, एक्सपेंशन से पहले एक्सपेंशन के बाद एल बराबर है एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो लीजिए वहां पे फंडा लगा दीजिए, न्यू एसआर पे फंडा लगाइए ओल्ड एसआर, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा टी, और यहां पर हो जाएगा ओल्ड टीवी, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा बॉडी डेल्टा टी। ठीक है,
तो यहाँ से आ गया एस आर प्लस अल्फा स्केल डेल्टा टी, सॉरी, प्लस एस आर अल्फा स्केल डेल्टा टी, और यहाँ पर आ गया टीवी प्लस का टीवी अल्फा बी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा वालों को एक साथ किया जाए और इन दोनों को एक साथ कर लिया जाए। तो यहाँ पे रखा एस आर इज इक्वल टू टीवी, रुक जाओ यार, प्लस का टीवी अल्फा बी डेल्टा टी और माइनस का एस आर अल्फा एस डेल्टा टी। ठीक है, बोलो भाई। और हम चाहते हैं कि अल्फा बी और अल्फा एस एक साथ हो जाएं। चलो यहाँ तक पहले नोट करो, फिर मैं कैलकुलेशन का जो वे है उसको सेट करता हूँ। हाँ, केस लिखो नंबर 3, केस नंबर 3। व्हेन बोथ बॉडी एंड स्केल, व्हेन बोथ बॉडी एंड स्केल आर एट टेम्परेचर कैपिटल टी, एट टेम्परेचर कैपिटल टी, कॉमा ग्रेटर देन टीसी, ग्रेटर देन टीसी। सपोर्टिंग डायग्राम बनेगा पहले। तो इस सिचुएशन तक हम लोग आ चुके हैं। अब हमें सेटिंग कुछ ऐसी बनानी है कि जैसे अभी तक जितने भी हमारे पास में इक्वेशंस आए हैं उसमें एस आर एक तरफ है, टीवी एक तरफ है, किसी किसी में एस आर इधर है, टीवी उधर है, किसी किसी में टीवी उधर, एस आर इधर है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी करना है कि टीवी एक तरफ हो और एस आर एक तरफ हो। यहाँ से तो गड़बड़ हो रहा है मामला, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो टीवी मैं एक तरफ रखना चाहता हूँ, तो देखो अच्छा अगर ऐसे लिखा जाए टीवी इज इक्वल टू एस आर 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी अपॉन में 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी, बी फॉर एस फॉर स्केल। ठीक, अच्छा अब कुछ बात बन जाएगी। टीवी इज इक्वल टू एस आर 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी और 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी माइनस 1। ठीक, टीवी इज इक्वल टू एस आर, मतलब वो कामयाबी मिल चुकी है कि टीवी एक तरफ एस आर एक तरफ, बाकी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी बानों में लगा दिया जाए, 1 माइनस अल्फा बी डेल्टा टी, बानोमियल डन। देखो क्या होता था 1 प्लस, तो 1 प्लस पावर नेगेटिव लाएंगे तो नेगेटिव बना देगा, और डेल्टा टी छोटा हम लेके चलिए ना, जब से एक्सपेंशन बिल्कुल फ्लो में शुरू किया है तब से, जब हमने ई की पावर छोड़ दी थी भाई, इस वाले फंडे में डेल्टा टी कैसा होता है, छोटा। ठीक, तो यहाँ पे रह गया टीवी इज इक्वल टू एस आर, और जरा इनका मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी माइनस का अल्फा बी डेल्टा टी और माइनस का अल्फा एस अल्फा बी डेल्टा टी स्क्वायर। बोलो, तो ये फिर से छोटे में चला गया, तो टीवी इज इक्वल टू एस आर शुड बी फाइनल, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा एस माइनस का अल्फा बी साथ में डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया फाइनल जब दोनों लोग कैलिब्रेटेड से क्या ऊपर हो। हम डेल्टा टी को हमेशा यही सोच के चलेंगे कि मेरा डेल्टा टी क्या है, टी माइनस टी सी, और अगर टी कम है टी सी ज़्यादा है तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सपेंशन में भी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और कंट्रैक्शन में भी हो जाएंगी। ठंडा होगा तो ये सिकुड़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो है नहीं, तो उस केस में भी मैनेज हो जाएगा।